हेलो दोस्तों, पॉइंटेड क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो कि आज हम इंडियन पार्लियामेंट के लोकसभा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने राज्यसभा के बारे में बताया था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, आपने बहुत सारे लाइक किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को शेयर भी किया होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए आज हम अपनी टॉपिक फिर से लोकसभा शुरू करते हैं दोस्तों। लोकसभा के अन्य नाम भी हैं, जैसे हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं दोस्तों, और लोअर हाउस कहते हैं। ये लोकसभा के अन्य नाम है, हाउस ऑफ द पीपल और लोअर हाउस। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं दोस्तों लोकसभा में? जैसे मैंने आपको राज्यसभा में बताया था, राज्यसभा में टोटल मेंबर 250 थे। तो लोकसभा में कितने होते हैं दोस्तों? लोकसभा में टोटल मेंबर जो मैक्सिमम होते हैं वो 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से दोस्तों 530 मेंबर जो हैं वो स्टेट्स से आते हैं। जो भारत के 28 स्टेट्स है वहाँ से आते हैं। और जो 20 मेंबर्स है दोस्तों वो यूनियन टेरिटरीज यानी कि 9 यूनियन टेरिटरीज है। और 2 मेंबर जो हैं दोस्तों वो एंग्लो इंडियंस आते हैं। एंग्लो इंडियंस को कौन नॉमिनेट करता है दोस्तों? ये हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और ये उनको अधिकार मिलता है आर्टिकल नंबर 331 के तहत उनको ये अधिकार मिलता है कि वो 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट करें। दोस्तों, ये तो था कि टोटल 552 होते हैं, उसमें से 530 स्टेट से आएंगे, 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करेंगे। लेकिन दोस्तों एक्चुअल अभी का क्या सिनेरियो है वो देखते हैं। अभी जो है दोस्तों, अभी प्रेजेंट में जो हमारे पास मेंबर हैं लोकसभा के दोस्तों वो हैं 545 मेंबर्स हैं, जिसमें से 543 मेंबर्स दोस्तों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से आए हैं, और 2 मेंबर जो हैं वो हमारे वही प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 331 के तहत प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है। और ये जो 543 मेंबर्स हैं दोस्तों, इसमें से 530 मेंबर्स फिर से हमारे इंडिया के 28 स्टेट से आते हैं, और 13 मेंबर जो हैं दोस्तों वो हमारे 9 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं दोस्तों। लोकसभा के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोकसभा सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, जिस दिन फॉर्म हुआ था 17 अप्रैल 1952, यानी कि 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने कल आपको राज्यसभा के लिए भी कराया था। आपको अगर याद नहीं है तो दोस्तों आई बटन में जाइए, वहाँ मैंने राज्यसभा के बारे में भी बता रखा है। ऊपर देखिए आई बटन आ रहा होगा, है दोस्तों। तो फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी दोस्तों लोकसभा की वो 13 मई 1952 को हुई थी, और इसी दिन राज्यसभा की भी मीटिंग हुई थी। ठीक है दोस्तों। कर सकता है दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। किसके एडवाइस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके अंडर होते हैं? प्रधानमंत्री के अंदर होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर होते हैं। तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। ध्यान रहिए दोस्तों, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते थे, है ना। ओके, तो दोस्तों पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुए वो हुए थे दोस्तों 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक, यानी कि भारत में पहली बार आज़ादी के बाद जो 2 जनरल इलेक्शन हुए वो कब हुए दोस्तों? 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये पहली बार भारत में जनरल इलेक्शन हुए थे दोस्तों। बात करें रिजर्वेशन की, तो मैंने कहा था जैसे कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, लेकिन लोकसभा में दोस्तों रिजर्वेशन होता है। एससी की जो दो हैं दोस्तों 84 सीट 84 सीट्स रखी जाती हैं, और एसटी की जो है दोस्तों 47 सीट्स को रखी जाती है दोस्तों। ये रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए होता है। ये कहाँ है दोस्तों? ये लोकसभा में है दोस्तों। लोकसभा में 3 सेशन चलते हैं हर साल। ये 3 सेशन कौन कौन से होते हैं? एक होता है बजट सेशन दोस्तों, ये चलता है फरवरी से मई तक। दूसरा होता है मानसून सेशन, ये चलता है जुलाई से सितंबर तक। तीसरा है दोस्तों विंटर सेशन, ये चलता है नवंबर से मिड दिसंबर तक। ये 3 जो हैं सेशंस होते हैं दोस्तों लोकसभा के दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों लोकसभा का टेन्योर यानी कि कितना होता है। जैसे राज्यसभा का टेन्योर था 6 साल, तो लोकसभा का टेन्योर कितना होता है दोस्तों? लोकसभा का टेन्योर होता है दोस्तों 5 साल, यानी कि 5 साल में एक मेंबर लोकसभा में आया तो उसको 5 साल में रिटायर होना है ना दोस्तों। तो
अब ये 42nd अमेंडमेंट जो था दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों मैं आपको सारे अमेंडमेंट्स भी पढ़ाऊंगा, बस आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको मेरे साथ बने रहना। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में आता है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, इस अमेंडमेंट में बहुत सारे बदलाव आते हैं हमारे संविधान में, है दोस्तों। वो मैं आपको तब समझाऊंगा जब हम 42nd अमेंडमेंट पढ़ रहे होंगे। तो जो लोकसभा का टर्म था दोस्तों, उस वक्त 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और ये पहली बार था जब लोकसभा का टर्म 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। इस वक्त इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, इस वक्त पहली बार एक 6 साल तक के लिए टर्म कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, तो 1 साल के लिए लोकसभा के टर्म को बढ़ा दिया था दोस्तों। तो पहली बार भारत में जो मिड टर्म इलेक्शन हुए दोस्तों, वो कब हुए? जो मिड टर्म इलेक्शन पहली बार भारत में हुए, वो हुए 1971 में। ये मिड टर्म इलेक्शन क्या होते हैं दोस्तों? मिड टर्म इलेक्शन ये होता है, जैसे मान लो किसी के पास 10 मिनिस्टर्स हैं, है ना दोस्तों, उसको सरकार बनाने के लिए 10 मिनिस्टर चाहिए। अब उसमें से एक मिनिस्टर की जगह खाली हो गई, यानी कि एक मिनिस्टर की मान लो डेथ हो जाती है, तो उसकी जगह पर चुनाव लड़ाना पड़ेगा, दोबारा से एक नया कैंडिडेट को लाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए फिर से इलेक्शन कराया जाता है और इस तरह के इलेक्शन को कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। ये बस एक एग्जाम्पल था, आप समझ गए, है ना। और भी कारण होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक कारण बताया कि मिड टर्म इलेक्शन होता क्या है। तो पहली बार भारत में कब हुआ था दोस्तों? 1971 में। अब जैसे राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए थी दोस्तों, उसी तरह लोकसभा में जाने के लिए भी कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए। तो देखते हैं लोकसभा के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 25 और 25 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। दोस्तों राज्यसभा में कितनी थी? 30 साल, है ना, बिल्कुल आपको याद है, आपने कल पढ़ा था। ओके, मस्ट बी ए वोटर ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। मतलब देखो, अब मैंने कहा था ना आपको, देखो कल और आज में क्या फ़र्क है। राज्यसभा में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ता है वहीं की वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन लोकसभा में दोस्तों ऐसा नहीं है, भारत की किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम होना चाहिए और वो कहीं से भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है दोस्तों। कैंडिडेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नीड्स वन प्रपोजल फ्रॉम हिज कंस्टिट्यूएंसी फॉर हिज नॉमिनेशन। दोस्तों अगर कोई बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसको टिकट मिलता है और वो चुनाव के लिए खड़ा होता है, लड़ता है, तो दोस्तों उसको एक प्रपोजर चाहिए। कहाँ से? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा चाहिए जो गारंटर होता है कि हाँ उसको प्रपोज करेगी, हाँ भाई ये चुनाव लड़ेगा, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, इसलिए एक चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर वो इंडिपेंडेंट होगा? तो दोस्तों जब वो इंडिपेंडेंट होगा तब उसको 10 प्रपोजर्स चाहिए। उसको अपने जिस जगह से वो चुनाव के लिए लड़ रहा होगा, खड़ा हो रहा होगा, उस जगह से उसको दोस्तों 10 प्रपोजर्स चाहिए। प्रपोजर्स कौन है? प्रपोजर्स हैं जैसे कोई गारंटर्स हो गए, उसके साथ जाएंगे और नॉमिनेशन में भाग लेंगे, वो प्रपोजर होंगे, उनके भी वहाँ साइन होंगे दोस्तों। अब एक और चीज़ होती है, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट को दोस्तों 25,000 रुपये की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा करनी पड़ती है दोस्तों। तो ये क्वालिफिकेशंस थे दोस्तों, किसके लिए? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। जैसे हमने कहा कि क्या होना चाहिए, हमने कहा भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहीं भी वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, है ना। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसको एक प्रपोजल चाहिए, अगर वो नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उसको 10 प्रपोजल चाहिए और 25,000 रुपये उसको जमा करने हैं एज अ सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों। अब इलेक्शन कैसे होता है लोकसभा का? दोस्तों इलेक्शन यहाँ पर होता है डायरेक्ट इलेक्शन। मैंने कल आपको समझाया था कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। दोस्तों डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, हम वोट करते हैं, हम खुद वोट करते हैं, देखो वी वोट, है ना। और ये वोटिंग का अधिकार दोस्तों हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है आर्टिकल 326 गिव अस द राइट टू वोट, यानी कि आर्टिकल 326 में दोस्तों हमें अधिकार दिया गया है कि हमारे पास वोट देने का अधिकार है। ठीक, जो भी बंदा दोस्तों भारत में रह रहा है और 18 साल से ऊपर की उसकी उम्र है, उसके पास वोट देने का अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 326 कहता है। लेकिन दोस्तों यही चीज़ 1989 से पहले वोटिंग का अधिकार 21 साल से ऊपर था, लेकिन जैसे 61st अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद वोटिंग का अधिकार 18 साल से ऊपर के युवाओं को हो गया दोस्तों ये अमेंडमेंट क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं ना। जैसे हमारा जो संविधान है वो लचीला है, यानी कि हम बार बार क्या करते हैं, अपने देश की स्थिति को देखकर दोस्तों संविधान को बदलते हैं, उसमें कुछ बदलाव लाते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं अमेंडमेंट्स। तो दोस्तों ये अमेंडमेंट्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, है ना, ये आपको मैं सब कुछ पढ़ाऊँगा, बस आपको पता है, आपको मेरे साथ बने रहना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था? लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर जो थे दोस्तों, उनका नाम था जीवी
मालांकर, है ना, जी मालांकर जी पहले जो लोकसभा के स्पीकर थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रेजेंट स्पीकर कौन है? तो दोस्तों अभी जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो है ओम बिरला जी। 2019 से उन्होंने लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी संभाली थी। तो दोस्तों लोकसभा का लीडर कौन है? तो दोस्तों जो भी रूलिंग पार्टी होती है, मेजोरिटी वाली पार्टी होती है, उन्हीं में से एक लीडर होता है, यानी कि बेसिकली कौन होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री ही होगा। तो नरेंद्र मोदी जी लीडर ऑफ द हाउस यानी कि लोकसभा के लीडर हैं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ से आती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट आती है दोस्तों 80 लोकसभा सीट, जो कि उत्तर प्रदेश से आती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज है ना। तो सबसे कम कहाँ से आती है? सबसे कम सीट आती है दोस्तों 3 राज्यों से। जैसे मैंने कल आपको बताया था, राज्यसभा में एक सीट कहाँ कहाँ से आती है? मैंने कहा था 7 सिस्टर्स विद देयर ब्रदर पुडो वेंट टू गोवा। मैंने कल राज्यसभा में लेकर समझाया था। उसी तरह दोस्तों आज भी मैं आप एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूँ। यहाँ पर ट्रिक है दोस्तों मीनासी। ट्रिक क्या है? ट्रिक है मीनासी। मीनासी यानी कि मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इन तीनों से दोस्तों एक एक लोकसभा सीट आती है। ठीक है दोस्तों, ये लोकसभा वाली सीट है दोस्तों। देखो मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन तीनों से एक एक सीट आती है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो लोकसभा की सीट होती है ना, ये कौन निर्धारित करता है दोस्तों? एक कमीशन होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन कमीशन। दोस्तों ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या करता है? ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जनसंख्या के आधार पर बढ़ाता है या घटाता है। जैसे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हर 10 साल में हमारे यहाँ क्या होती है, सेंसस होती है ना। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी राज्य में रहते हैं जहाँ पर 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी कि 5 लोकसभा की सीटें हैं। अब क्या हो दोस्तों, उस राज्य की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो दोस्तों डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, उसको जगह पे जाके चेक करेगा। इनका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से जनसंख्या के आधार पर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है। आमतौर पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ती है, कम नहीं होती। तो जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी उस राज्य की बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों यही होता है डीलिमिटेशन कमीशन का काम। दोस्तों अभी तक 4 बार डीलिमिटेशन ने अपना काम किया है। 4 बार लोकसभा की सीटें बदली गई हैं दोस्तों। सबसे पहले 1952 में बदली गई थी, फिर 1963 में बदली गई थी। दोस्तों ये 1962 लिखा होता है कहेंगे, लेकिन 1962 में दोस्तों एक्ट आया था, लेकिन वो पारित हुआ था दोस्तों। वो जो फाइनल हुआ था 1963 में। यहाँ पर भी 72 लिखा जाता है दोस्तों, ये फाइनल हुआ था 73 में, और ये 2002 में। तो 2002 में जो हुआ दोस्तों, उसके बाद ये कहा गया कि अब जो अगला जो बदलाव होगा वो होगा दोस्तों 2026 में, यानी कि अब जो अगली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी वो 2026 में होगी। यानी कि इतनी बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बदलाव होते रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने लोकसभा पढ़ लिया। अब लोकसभा में किस तरह से काम होता है, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक होता है लोकसभा में क्वेश्चनिंग आवर, है ना। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जब लोकसभा शुरू होता है तो 10 बजे द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इज कॉल्ड क्वेश्चनिंग आवर। यहाँ पर दोस्तों ओपन क्वेश्चनिंग होती है, और यहाँ भी 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। वो डिपेंड करता है कि उनका रिप्लाई कब दिया जाएगा। ठीक है, कोई ऑरल रिप्लाई देना होता है, कोई रिटन रिप्लाई दिया होता है दोस्तों। इनकी अलग अलग ड्यूरेशंस होती है, 10 दिन तक उनका रिप्लाई देना होता है, या फिर ऑरल वहीं पर रिप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चनिंग आवर होता है ये लोकसभा में। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चनिंग आवर खत्म होता है दोस्तों, 12 बजे से पहले पहले क्वेश्चनिंग आवर खत्म हो जाता है, और जैसे ही क्वेश्चनिंग आवर खत्म होता है दोस्तों आ जाता है जीरो आवर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। जीरो आवर कितने बजे शुरू होता है, मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन आवर खत्म होता है तो जीरो आवर शुरू हो जाता है। ठीक है, जीरो आवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ठीक 12 बजे शुरू होता है। इट स्टार्ट्स 12 में, है ना दोस्तों, जीरो आवर। दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो वैसे तो 30 मिनट होती है, किसी भी तरह इसको 1 बजे से पहले पहले निपटा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये है जीरो आवर। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक होती क्वेश्चनिंग आवर, एक होती जीरो आवर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। सबसे पहला जो शुरू होता है कार्यक्रम, तो वहाँ से क्वेश्चनिंग आवर से शुरू होता है, फिर उसके बाद जीरो आवर आता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा क्वेश्चनिंग आवर में तो हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जीरो आवर में क्या होता है दोस्तों, जीरो आवर में होता ये है कि जो उस वक्त देश में जो चल रहा होता है दोस्तों ना, जैसे मान लो कहीं किसी दूसरे देश से लड़ाई चल रही है, तो मिलिट्री के बारे में डिस्कस करना हो कि किस तरह से हमें उनको हैंडल करना है, किस तरह से उनके लिए विशेष लॉ बनाने हैं। तो दोस्तों ये सब जो इमरजेंसी वाली चीज़ें होती है ना, ये जीरो आवर में डिस्कस की जाती है दोस्तों। और एक मिनिस्टर को 3 मिनट का मौका मिलता है बोलने का। मैक्सिमम कितना है दोस्तों, 30 मिनट का टाइम होता है पूरा, है ना, लेकिन एक मिनिस्टर को 3 मिनट का मौका मिलता है बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब कास्टिंग वोट भी होती है दोस्तों। आपको पता है लोकसभा में कोई बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है ना। अब सबने वोटिंग कर दी, अब आखिरी वोट एक बच गई, जो कौन करता है दोस्तों, जो स्पीकर करेगा लोकसभा के, जो कि कौन है दोस्तों, ओम बिरला है। और पहला स्पीकर कौन था दोस्तों, मैंने आपको बताया था
याद करिए, कमेंट करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, एक होता है दोस्तों कोरम। अब कोरम किसे कहते हैं? कोरम दोस्तों लोकसभा को चलाने के लिए ना, लोकसभा को चलाने के लिए जरूरत होती है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की। अब जैसे मैंने कहा कि लोकसभा में टोटल हमारे पास कितने मेंबर हैं? हमारे पास 545 मेंबर्स हैं दोस्तों। तो 545 मेंबर्स का कम से कम 1/10 मेंबर्स तो होने चाहिए दोस्तों, है ना, तब जाके लोकसभा चल सकती है, हाउस चल सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इतने का 1/10 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो 545.5 का 1/10 मेंबर दोस्तों लगभग 54 या 55% मेंबर लगभग होने चाहिए दोस्तों, तब जाके दोस्तों हाउस चलेगा। लगभग 55 मेंबर होंगे तब हाउस चलेगा। ठीक है, ये होता है दोस्तों कोरम, इसको बोलते हैं कोरम। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज लोकसभा के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह चीज़ें समझ में आई होंगी। हम अगली वीडियो में दोस्तों, अब हमने राज्यसभा पढ़ लिया है, हमने लोकसभा पढ़ लिया है, अब हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे करते करते दोस्तों हम अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे दोस्तों। हम बहुत सारी, आज आपको इस वीडियो को देख के बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिली होंगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।